Hello everyone. Welcome to Agnostra. Me, myself, Pravalda, switching the week affairs. So let's start today with the quote. The quote of the day is focus on efforts, not outcomes, and treat successes and failure with balance. It's taken from Bhagavad Gita. So basically, it's about the ontological philosophy. So it's similar to our Bhagavad Gita. जिन्होंने एथिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका मतलब यही है कि प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, आउटकम पे नहीं. ठीक है. तो प्रोसेस पर अगर फोकस कर रहे हो आप, आउटकम विल बी द राइट वन. ठीक है. तो ये फर्स्ट एंड देन सेकेंड पार्ट एंड ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर विथ बैलेंस. सो इट्स अबाउट अ पर्सन विथ इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको पता है कि सक्सेस और फेलियर आर पार्ट ऑफ a coin itself, but the opposite side. So whether you succeed or whether you fail, take it in a balanced way, and you will be able to control your emotions, your functions ability, your thinking ability. So इस कोट में दो भाग है. एक अबाउट दी deontological philosophy, जहाँ पे means is the main way, means is the means is the main thing, not the outcome. And second part is about controlling your emotions and paving it a intelligent manner, and then balancing the things. So let's start today video. So these are the topics जो आज हम करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न. तो न्यूज के देखते हैं. Despite mandatory benefit being a legal entitlement under the National Food Security Act 2013, the Pradhan Mantri Metro Bandhana Yojana faces significant implementation challenge, leaving millions of pregnant women without essential benefits. तो यहाँ पे बोला गया है कि वही इस स्कीम के अंतर्गत जो फैसिलिटीज है वो पूरे पूरे लोगों तक नहीं पहुंचा जा रहा है. और उसके लिए जो बेनिफिट्स है वो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह तक नहीं पहुंचा जा रहा है. तो उससे ये जो योजना है, जो स्कीम है, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन, जो मेन जो फोकस है, मेन जो गोल है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना. ठीक है. अभी ये जो न्यूज है, ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इस न्यूज से रिगार्डिंग इस पे जो टॉपिक है, ये जो स्कीम है, योजना है, इसके अंतर्गत हमको देखना है क्या क्या चीज है. तो प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट का भी होगा कंट्रीब्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा कंट्रीब्यूशन, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी होगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. तो प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा इस स्कीम के अंतर्गत. वॉज लॉन्च इन 2017 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है. तो प्रीलिम्स बेस के लिए इंपॉर्टेंट है ना. प्रीलिम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये डाटा फैक्ट्स. तो इसका इस स्कीम में क्या होता है? प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट टू एलिजिबल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. ठीक है. ये हमने देख लिया पहले ही. की फीचर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट मैटरनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. ठीक है. फर्स्ट चाइल्ड, अभी इस केस में क्या होगा? फर्स्ट चाइल्ड के केस में क्या होगा? जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 5,000 रुपीज दिया जाएगा. 5,000 is provided and additional benefit under the Nani Suraksha Yojana ensure that women receive around rupees 6,000 in total. ठीक है. फर्स्ट चाइल्ड केस में टोटल 5,000 प्लस जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्लस 1,000 मिला के हो गया 6,000 रुपए मिलेगा वुमेन को, है ना. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फर्स्ट चाइल्ड के लिए गाड़ी मिलेगा. ठीक है. फिर सेकेंड चाइल्ड अगर सिर्फ गर्ल है, उस केस में रुपीज 6,000 मिलेगा. इज गिवन टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड डिस्करेज ह्यूमन सुसाइड, है ना. तो 6,000 रुपए दिया जाएगा अगर वो गर्ल चाइल्ड है, इन केस ऑफ सेकेंड चाइल्ड. ठीक है. तो ये बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो गर्ल चाइल्ड. ठीक है. ओनली इफ ए गर्ल चाइल्ड. ठीक है. तो फीचर क्या है फर्स्ट चाइल्ड के रिगार्डिंग? चाहे वो मेल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, जो भी हो. ठीक है. उसके लिए 6,000 दिया जाएगा. सेकेंड चाइल्ड में अगर वो सिर्फ गर्ल है, उसके रिगार्डिंग 6,000 दिया जाएगा. ठीक है. टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड बेसिकली.
ठीक है। ये कंसर्न क्या है, इस योजना में कंसर्न क्या देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका restricted coverage, ठीक है। The scheme violates the National Food Security Act 2013, which mandates universal maternity benefit by limiting benefits to only the first two children. For the second child covered only it is girl, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट में ये बोला गया था कि चाइल्ड जितने भी बच्चे होंगे सबको मिलेगा, ठीक है। बट अब जब ये स्कीम ऐड हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो स्कीम है ये लिमिट कर दिया गया है सिर्फ फर्स्ट टू चिल्ड्रन तक। वो भी सेकंड चिल्ड्रन जब होगा वो गर्ल चाइल्ड होना पड़ेगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड, बजट कट। तो इन 2024 the single government allotted just 870 crores for the scheme, only one third of what was allotted in 2019-20, ठीक है। तो इसमें जो बजट है तो कट कर दिया गया है, ठीक है। Poor implementation, the scheme effective coverage dropped from 36% to 9%, ठीक है। तो कवरेज जो है कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो ड्रॉप हो गया है, ठीक है, 36% से लेकर 9% तक, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्कीम में ये फॉल्ट कहाँ का है, ठीक है, क्योंकि सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ना। बजट कम हो गया है, ठीक है। फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो था उसका, और जब से ये स्कीम आया उसमें जो भी कवरेज है वो कम हो गया है, ठीक है। एंड लास्टली ब्यूरोक्रेट्स एंड डिजिटल हर्डल्स, द स्कीम is plagued by Aadhaar-based verifications, ठीक है, complex application process and frequent software failures, making difficult for poor and digital illiterate women to access benefits, ठीक है। बेसिकली आधार बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो बेसिकली जो स्कीम है इट्स फॉर पोर इलिटरेट वुमेन्स के लिए है, ठीक है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो उनको तो आइडिया होगा नहीं, है ना। तो और प्लस आधार बेस्ड है। आधार का डिफॉल्ट यही है कि गर्मियों में वो कैसे काम करता नहीं है, ठीक है। तो अदर बेस्ड वेरिएशन तो होता है ना। तो वो सब अच्छे से काम नहीं करता ड्यूरिंग समर, तो ये भी एक फॉल्ट है, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स है, ठीक है। तो कंसर्न्स क्या क्या है, एक्चुअली कवरेज है, कवरेज इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, पहले जितना था। बजट कट हो गया है, पैसा कम हो गया है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे हुआ नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, और प्लस ब्यूरोक्रेट्स है, डिजिटल हर्डल्स यहाँ पे हो, ठीक है। अभी वे फॉरवर्ड किया गया, तो अभी कंसर्न है तो वे फॉरवर्ड ही होगा। तो वे फॉरवर्ड आपका है, फर्स्ट है ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये पे करना क्या पड़ेगा, ग्रास रूट से ही हमको फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है इन्वॉल्व एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत इंस्टीट्यूशंस टू आइडेंटिफाई एंड असिस्ट एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो हम लोग को ग्राउंड लेवल वर्कर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पंचायत इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो भी बेनिफिशियरीज है उनका अच्छे से डाटा मिल सके और उन पे अच्छे से फोकस किया जा सके, ठीक है। और जो फॉल्टी बेनिफिशियरीज है उनको रिमूव कर दिया सर, ठीक है। holistic approach, ensure better linkage with JSY, पोषण अभियान एंड स्टेट मैटरनिटी स्कीम्स, ठीक है, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल केयर। तो जितने भी स्टेट रन भी स्कीम है ना, साथ में स्टेट रन भी स्कीम्स होते हैं कुछ कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, तो उसको प्लस इनको सबको मिला के कंबाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव हमको मैटरनल केयर देना चाहिए वुमेन को। यहाँ पे ये बोल रहा है मॉनिटरिंग, कंडक्ट रेगुलर इंडिपेंडेंस ऑडिट्स टू इवैल्यूएट फंड यूटिलाइजेशन एंड बेनिफिशियरी रीच, ठीक है। तो अभी फंड जो है वो अप्रोप्रिएटली पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, जितने वुमेन्स को चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियरी को चाहिए वो पहुंच पा रहा है नहीं पा रहा है, वो हमको रेगुलरली ऑडिट करने से पता चलेगा, ठीक है। रिमूव डिजिटल हर्डल्स, तो इंट्रोड्यूस ऑडिटेड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू प्रिवेंट एक्सक्लूशन ड्यू टू आधार रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है उसको हमको रिजॉल्व करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका एक वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके मेंस एग्जाम में ऐसे ही काम आएगा, ठीक है। कंसर्न्स रहेंगे, आपको पूछ दे आपको कि क्या क्या इश्यूज वगैरह है, ठीक है। इश्यूज दोगे आप, साथ में आप दोगे वे फॉरवर्ड कि अगर ये इश्यूज है तो वे फॉरवर्ड भी क्या होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड भी आपका उसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो ये कंसर्न जो दिए हो उसी के रिगार्डिंग आप लोग अगर खुद से भी लिख रहे हो, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके पास दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, तो वे फॉरवर्ड में भी आप लोग वही चीजों को
रिवर्स कर देना है कि अगर बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, कंसर्न्स में, तो वही वे फॉरवर्ड में हमको लिखना पड़ेगा, हमको और बेटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है, तो उसको डाटा है, कुछ काम किया है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो भी हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। तो 8 मार्च, ठीक है, तो 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, और थीम ऑफ 2025 इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो जो वुमेन्स डे है इससे लिंक्ड एक डिक्लेरेशन है, तो इट इज अबाउट बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ठीक है, तो ये अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो द बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वाज अडॉप्टेड at the fourth World Conference on Women held in Beijing, China in 1995, ठीक है। तो बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। So it is a key blueprint for women's and girls' rights, promoting legal protection, service access, youth engagement, and social change. ठीक है, social change. India signatory of BPFA, that is Beijing Declaration and Platform for Action. ठीक है, तो इंडिया भी इसका पार्ट है, इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर एग्जाम में आ जाए कि इन प्लेस में अगर आ जाए बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म एक्शन इज लिंक्ड विथ व्हाट, तो इट्स लिंक्ड विथ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अबाउट वुमेन एंड गर्ल्स राइट, ठीक है। जो देखते हैं तो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्थ कॉन्फ्रेंस में ये लिया था ना, तो फोर्थ कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1995 में, तो उसका भी 30 ईयर्स हो गया ना, तो प्लस 30 एजेंडा एक्शन, मतलब 30 ईयर्स के बाद 30 एनिवर्सरी की रिगार्डिंग, ठीक है। तो बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा, इट मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग एक्शन है, बीजिंग टू रिव्यू एंड अप्रेस इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट फोकसेस ऑन 6 की एरियाज, तो 6 एरियाज में अभी ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्शन प्लान है, जो एक्शन प्लान है बीजिंग का, जो पहले लिया गया था उसको 30 ईयर्स हो गया, तो अभी जो फोकस है इनका, इट विल बी ऑन 6 की एरियाज, वो क्या क्या है, वो है क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, इसका यही मतलब है कि जो भी क्लाइमेट इश्यूज है, क्लाइमेट कंसर्न्स है ना, वो बेसिकली होता क्या है, अगर कुछ क्लाइमेट इश्यूज हो गया, अर्थ आ गया, ठीक है, अर्थ आ गया, कुछ हो गया, बेसिकली जो भी है ना मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है या वर्नरेबल्स है, लाइक वोमेन हो गया है ना, वोमेन है, चिल्ड्रंस है, ट्रांसजेंडर्स हो गया, दे आर इफेक्टिव, दे आर इफेक्टेड मोस्ट, है ना, उनको ज्यादा इफेक्ट पहुंचता है। तो क्लाइमेट जस्टिस मतलब क्या है, सबको अगर कुछ भी हो रहा है, ऐसा लोग सपोर्ट करे कि जो वर्नरेबल्स है उनको इतना इफेक्ट ना पहुंचे, ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस के कारण, ठीक है। इस सकता है ब्रिजिंग द डिजिटल जेंडर डिवाइड, ठीक है, पता ही होगा आपको, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर एंड वुमेन रोल्स इन पीस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 6 फैक्टर्स है, 6 की एरियाज है जहाँ पे एक्शन प्लान लाया गया है ताकि दे कैन फोकस इन दिस एरियाज, ठीक है। तो एग्जाम में आप देख सकते हो कि बेजिंग एक्शन प्लान जो है उसने 30 ईयर्स एनिवर्सरी के अंतर्गत ये 6 एरियाज में काम करेंगे, ठीक है। और ये चार्ट बना के आप लोग ऐसा लिख सकते हो साइड में, ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक। वैसे हम ऐसे वगैरह में अगर वुमेन रिलेटेड इश्यूज आ जाए तो ऐसे वगैरह में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हम हम देखते हैं व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका मेटरनल हेल्थ, तो देखते हैं institutional delivery has risen to 95%, contributing to a decline in maternal mortality from 130 to 97 per 1 lakh births। तो ये डाटा एक है, उसमें क्या बोला गया है, इसमें जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी डिलीवरी ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन इन हॉस्पिटल्स, वो भी बढ़ के हो गया है 95%, ठीक है। तो 95% जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गया है, मतलब हॉस्पिटल्स में भी 95% बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एंड मेटरनल मोर्टेलिटी मतलब डेथ ऑफ मदर, मदर का जो डेथ है ना, मदर डेथ रेट, ठीक है, मेटरनिटी वुमेन डेथ रेट, तो वो डेथ रेट जो है वो कम हो गया है फ्रॉम 130 टू 97 पर 1 लाख, पर 1 लाख, 1 लाख में ये कम हो गया, अभी ज्यादा ही है, हमको इसको और कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन एंड स्किल्स, तो स्कीम सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ have contributed to improving the sex ratio,
दैट इज 1020 ऑफ 1000 मेल्स, ठीक है। मतलब हर 1000 मेल पे 1020 फीमेल्स है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ जो सर्वे हुआ है उसके रिगार्डिंग ये बता दिया गया कि जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ गया है, ठीक है, बिकॉज स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड फीमेल हाई स्कूल एनरोलमेंट वो भी बढ़ गया है, 28% हो गया है, ठीक है, 28% हो गया है सिंस 2014-15, ठीक है। सिमिलरली कुछ कुछ विज्ञान ज्योति स्कीम्स लाए गए हैं, एम्स टू एनकरेज गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्टेम एजुकेशन। स्टेम मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, एजुकेशन। तो इस सब फील्ड में वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए एक विज्ञान ज्योति स्कीम लाया गया, ठीक है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह में मोटिवेट करते हैं गर्ल्स चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। 100 million women have gained financial access to SHG, self-help groups, while PMG Disha has trained 25 million rural women in डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो PMG दिशा ये एक स्कीम है, ठीक है। जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग स्टैंड्स एट 8.8%, ठीक है, allocating $55.2 billion to gender specific programs, ठीक है। तो जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग हो रहा है, ठीक। तो जो क्या है 8.8% है, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग जेंडर वायलेंस, बेस्ड वायलेंस। तो 770 वन स्टॉप सेंटर्स प्रोवाइड मेडिकल, लीगल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू वुमेन विक्टिम्स। और इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपके मेंस में कैसे लिखना है, टॉपिक लिख देना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिख देना है, फिर उसमें देना है एग्जांपल्स। ओडिशा ब्लॉकचेन सिस्टम enables swift confidential supervisor support to women victims। तो 770 वन स्टॉप सेंटर्स क्रिएट किए गए जो मेडिकली हो जाए, लीगली हो जाए या साइकोलॉजिकल हो जाए, उसको सपोर्ट देगा वुमेन को, ठीक है। और एक एग्जांपल है इट्स ओडिशा ब्लॉकचेन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट आपका, फिफ्थ पॉइंट आपका है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो रिसेंटली ये स्कीम आया ना, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 सिक्योर 33% एसटी रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, ठीक है। और एक पॉइंट है एन इंडिया लीड्स ग्लोबली विद इन 1.4 मिलियन वुमेन इन लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो आपके एग्जाम में फायदा आएगा मेंस एग्जाम में, बेसिकली डाटा सब आपको उस टाइम में चाहिए होगा टू कोट योरसेल्फ इन दैट आंसर शीट, ठीक है। वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, गति है ना, ये एक स्कीम है, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सपोर्ट्स वुमेन इन स्टेम, ठीक। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा विज्ञान ज्योति, ये भी एक स्कीम है जो हु सपोर्ट्स वुमेन इन स्टेम एजुकेशन। वैसे ही गति एक इनिशिएटिव है जो सपोर्ट वुमेन इन स्टेम एजुकेशन, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है ना, पूरा वर्ल्ड भर में क्या चैलेंजेस है रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो वुमेन होल्ड ओनली 27% पार्लियामेंट्री सीट्स, ठीक है। 36% of local government positions and 28% in management roles that hinders inclusive policy making। तो मतलब वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट्री सीट्स हो जाए या लोकल गवर्नमेंट पोजीशन हो जाए या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग हो जाए, वहाँ पे कम है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड भर में ये डाटा लिया गया है, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्पाइट 88% of countries having laws against women violence against women, ठीक है। Conflict related to sexual violence has risen by 50% since 2022। तो डिस्पाइट लॉस लाया गया, लाइक है ना, इंडिया में भी लॉस है ना, तो रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, फिर भी ये देखा गया है कि जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बढ़ गया है 50% से लेकर 2022 से लेकर अब तक, ठीक है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो 60% ऑफ प्राइम वर्किंग एज वुमेन वर्क, ठीक है, कंपेयर टू 91% ऑफ मेन, ठीक है। मतलब डाटा है वो यहाँ पे 30% डिफरेंस है, ठीक है। तो 16% अगर वुमेन प्राइम स्टेज में काम कर रहे हैं, वही 91% मेन काम कर रहे हैं प्राइम स्टेज में, ठीक है। अर्निंग जस्ट 15% ऑफ मेन इनकम, है ना। तो मतलब अगर वही 16% जो वुमेन काम कर रहे हैं, तो 16% वुमेन काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 51% कमा रहे हैं, वो भी मेन के रिगार्डिंग। अगर मेन का अगर 100 रुपए है तो 15 रुपीज कमा रहे हैं ओनली, ठीक है। तो मतलब ह्यूज डिफरेंस है इनकम में भी और पार्टिसिपेशन में भी वुमेन को रिगार्डिंग, ठीक है। अनपेड केयर वर्क, ठीक है, वुमेन स्पेंड 2.3 times more daily on unpaid care work than men।
है ना, पता है ना आपको? लाइक हो गया, पकड़ लो आपको अनपेड केयर वर्क। अभी केयर वर्क मतलब क्या है? केयर वर्क में लाइक पकड़ लो आपके मदर हो गए ना, मदर, वो भी घर में काम कर रहे, हाउस वाइफ है वो, ठीक है, पकड़ लो वो हाउस वाइफ है, तो वो भी काम कर रहे हैं, बट शी इज नॉट पेड ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वुमेन स्पेंड 2.3 टाइम्स मोर डेली देन ऑफ अनपेड केयर वर्क देन मैन, ठीक है। By 2025, they will still spend 9.5% more time limiting education and job opportunities, ठीक है। तो बेसिकली वुमेन जो है वो काम कर रहे हैं, अनपेड केयर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हाउस वाइफ हो गए, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग, बिकॉज दे आर नॉट पेड ना, तो उसके रिगार्डिंग वेरियस इन एजुकेशन एंड फूड। 110 million girls and women may remain out of school by 2030, ठीक है। तो डाटा है, आपका एग्जाम में काम आएगा, फर्स्ट पार्ट दे रहा। Legal barriers. In United countries, women lack equal rights in marriage and divorce, while 67 nations have no legal protection against gender-based discrimination. UN Women Report. ठीक है। तो बेसिकली लीगल बैरियर से राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। वेरियस एजुकेशन में अनपेड केयर वर्क है, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ कुछ इश्यूज है जो आपको आप लोग एग्जाम में कोट कर सकते हो, ठीक है, अगर वुमेन रिलेटेड कुछ इश्यूज आया है ना, कि वुमेन क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आपका डाटा आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेम और चैलेंजेस है, तो वही आपका है सॉल्यूशन है ना। सो सॉल्यूशंस मैंने दिया नहीं है, आप लोग सोचो सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। सॉल्यूशन सेम होगा, यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक ब्लैक लिख दिया है जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। ठीक है, लॉ होते हुए भी यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ गया है। आपको वही फॉर्मूला क्या करना है, वही फॉर्मूला ये करना है कि ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हर घर में जाके, है ना, या फिर हमको डिफरेंट अवेयरनेस इन डिफरेंट डिफरेंट, पकड़ लो एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी है, पकड़ लो वहाँ पे जाके हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि इशू ये सब वायलेंस बढ़ गया, ये सब होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर सोसाइटी में अगर करेंगे, या फिर हर स्टेट में करेंगे, या फिर हर जगह में करेंगे, तो अवेयरनेस जनरेट होने से क्या होगा, या फिर उससे क्या होगा, उससे इसका वायलेंस जो है कम होता है। तो वी मस्ट इनिशिएट डिफरेंट अवेयरनेस रिगार्डिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। तो ऐसे है। फिर वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन अगर है, तो वहाँ पे हमको लिखना चाहिए इक्वल पे, है ना, इक्वल पे हमको बोथ फॉर मेल एंड फीमेल होना चाहिए, ठीक है, जिससे 1% में बढ़ जाएगा। लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट वुमेन, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट जो है, उसका सैलरी इक्वल है ना, ठीक है, इक्वल पे फोकस करें क्रिकेट में, ठीक है, इन इंडियन क्रिकेट है, तो वो चीज हमको एग्जांपल हम लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रशिंग एवलांच रिस्क, ठीक है। तो न्यूज क्या देखते हैं, मैसिव एवलांच occurred in उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये तो न्यूज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं व्हाट इज एन एवलांच, एवलांच होता क्या है। तो an avalanche is a rapid flow of snow, ice, and debris down a mountain slope. It often carries earthworks and rubble, causing destruction. Yeah, avalanche risk peaks from December to April due to heavy snowfall and spring, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है ये, इसका रिस्क, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ड्यू टू कंटिन्यूस स्नोफॉल ना, तो स्नो का जो लेयर है, पतला लेयर जो है वो ऊपर में बन जाता है, ठीक है। और डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज हो जाए, या डिफरेंट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक वगैरह के कारण क्या होता है, जो अपर लेयर है स्नो का, इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। पकड़ लो ये पोटेंशियल एवलांच जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्नो लेयर है वो पतला है, ठीक है, एंड इट इट कैन मूव डाउन स्विफ्टली, ठीक है। तो होता है कि अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो जाए, पकड़ लो अर्थक्वेक आ जाए, या यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं लोग, है ना, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज स्कीइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, potential of this area to move downward, to proceed downward will increase, तो ये it will move downward, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका है अपनाच, ठीक है, पता है वो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ एवलांच भी देखते हैं, कॉसेस क्या क्या है, देखिए। तो नेचुरल कॉस्ट कुछ उसके हैं, लाइक स्नो एक्यूमुलेशन, continuous excessive snowfall increases the weight of the snowpack leading to instability, ठीक है। excessive snowpack से excessive snowfall से क्या होगा, तो फॉल से जो स्नो पैक जो है ना, लेयर जो है वो बढ़ जाएगा, बट वो जो लेयर उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, अगर कुछ भी प्रेशर पड़ गया तो क्या होगा, इट विल मूव डाउन फॉरवर्ड एंड विल कॉज एवलांच, ठीक है।
एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश एवलांच, ठीक है, तो जनवरी 2020 में हुआ था। अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटी can destabilize snow layers. Example, Nepal earthquake 2015 triggered avalanches in the Langteng Valley, नेपाल। तो जो नेपाल earthquake हुआ था 2015 में, वो भी उसने क्या किया, इट फर्दर मोटिवेटेड, इट फर्दर डिस्टेबलाइज दिस स्नो लेयर, जिससे क्या होगा, जिससे avalanche हो गया था उस टाइम पे, ठीक है, इन द लांगथिंग वैली, नेपाल में। नेक्स्ट आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड, तो फर्स्ट आपका है डिफोरेस्टेशन। So tree root stabilize slopes for deforestation like in Himalayan road projects raises avalanche and landslide risk। तो जो भी हिमालयन रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह है, उसमें क्या है, उसमें पेड़ वगैरह कट रहे हैं ना, उसमें कटिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द माउंटेन्स हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो एरिया है, जो हिमालयन रेंजेस है, जो एरियाज है जहाँ पे कटिंग हो रहा है, जहाँ पे पेड़ काटा जा रहा है, इट इट बिकेम मोर प्रोन टू एवलांच, ठीक है। एडवेंचर टूरिज्म, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग है ना, माउंटेनियरिंग कैन ट्रिगर एवलांच by disturbing the snowpacks। Example, in February 2024, skiers in Gulmarg triggered an avalanche by skiing in a non-ski zone, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर causes frequent freeze throw cycles, increasing avalanche risk, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग कारण भी हो रहा है। तो नेचुरल है कुछ भी है, कुछ कुछ ह्यूमन इंड्यूस भी है, ठीक है। व्हाई आर द हिमालयंस मोर प्रोन टू एवलांच, ठीक है, तो हिमालय रीजन जो है वो अभी फिलहाल के टाइम पे देखा जा रहा है कि वो मोर प्रोन हो गया एवलांच, क्यों? फर्स्ट है राइजिंग टेम्परेचर, तो हिमालयंस आर वार्मिंग फास्टर देन एवरेज, causing glacier melts and retreating snow lines, ठीक है। Wet and snow, warmer temperature causes rain instead of snow, making the snowpack wetter and unstable, ठीक है। तो वही है ना, टेम्परेचर राइजेस से ही दोनों लिंक है। नेक्स्ट, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट होता है, पकड़ लो ये अपर में है ना, लोअर एरिया जो है ना, पकड़ लो ये एक आइस शीट है, ये एक आइस शीट में जो लोअर एरिया बेसिकली है, पकड़ लो ऊपर में ग्रास लेयर है ना, ग्रास का लेयर है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल का लेयर है, ठीक है। अंदर में जो इनर जो है ना, इनर जो होता है आइस लेयर, वही आपका परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। तो melting of permafrost causes water accumulation at the base, making ice layers more prone to sliding, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट एरिया जो लोअर एरिया ना, सॉइल के जो नीचे है, और ये सॉइल लेयर है, उसके नीचे जो आइस का शीट है, वही आपका है परमाफ्रॉस्ट। तो अगर ये गल गया तो क्या होगा, यहाँ पे लेयर ऑफ वाटर आ जाएगा ना, वाटर जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे सपोर्ट नहीं रहेगा, एंड इट विल बी प्रोन टू एवलांच, ठीक है। अभी और एग्जांपल आप देख सकते हो कि परमाफ्रॉस्ट से क्या हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग से क्या हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग से जो ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इशू है, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इनिशिएट और हो रहा है, ठीक है। तो क्या है परमाफ्रॉस्ट, अगर ऊपर में ग्रासेस वगैरह है ना, सॉइल का लेयर है, और लोअर पार्ट में क्या है, ये आपका आइस जो होता है वो होता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग हो रहा है फिलहाल। इंक्रीज्ड विंड स्पीड, rising temperature are causing higher wind speed, which increases snow transport and make fresh snow layer more unstable, ठीक है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक। स्टीप स्लोप्स, द स्टीप एंड रफ terrain of the Himalayas make it easier for snow to slide down due to gravity। तो rising टेम्परेचर हो जाए ना, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो जाए, ये सब कारण है जिससे हिमालयन आर मोर प्रोन टू एवलांच। हाउ टू मिटिगेट है ना, हाउ टू मिटिगेट एवलांच रिस्क, कैसे कम कर सकते हैं हम लोग इस रिस्क को, ठीक है, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, हम लोग वी कैन ओनली मिटिगेट इट ना, वी कैन नॉट अवॉइड इट, है ना, कोई भी अगर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है, वी कैन नॉट अवॉइड इट, बट यू कैन मिनिमाइज इट। तो क्या क्या स्टेप्स है, तो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन रिड्यूस अवेलांच रिस्क by monitoring snow condition, using sensors and satellites, issuing alerts and aiding rescue efforts, ठीक है। तो in 2022, India's first avalanche monitoring radar was installed in Sikkim that can detect avalanche within 3 seconds of trigger, ठीक है। तो एक सपोर्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम रहे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट सेंसर्स वी कैन डिटेक्ट कि कब एवलांच आ सकता है, ठीक है, जिससे वी कैन अवॉइड हायर ह्यूमन कैजुअलिटीज या डेथ रेट्स, ठीक है। Snow test can be conducted regularly to assess the stability of the snowpack and predict avalanche risk, ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स, स्नो सेट्स कैन बी क्रिएटेड, है ना, स्नो से बन सकते हैं, can be constructed over transportation routes to shed vehicles from falling snow, ठीक है।
Afforestation, encourage forest growth can help in natural avalanche control over time. तो ये सब कुछ कुछ मिटिगेशन प्रोसेस है जिससे एवलांच जो है उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो देखते हैं न्यूज क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मुर्तजा हुसैन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड 2025 reaffirmed that preventive detention is a draconian measure requesting adherence to constitutional and statutory safeguard। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये प्रिवेंटिव लॉ है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ये एक सीवियर, एक इल लॉ है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और इसको, अगर ये एक सीवियर लॉ है, एक स्ट्रिक्ट लॉ है, तो इसको सोच समझ के ही यूज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको इस केस में यही बोला गया। ठीक है, रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट एविडेंस। ठीक है, तो व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? इट refers to detaining any individual without trial to prevent anticipated unlawful activities। है ना, कुछ हादसा है ना, कुछ इंसिडेंट हो, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज होने के पहले ही किसी को अरेस्ट करना है, वही आपका है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, और ये डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है? डिफरेंट है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा कि ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ही कुड बी अरेस्टेड। ठीक है, which follows due process and conviction। प्रिवेंटिव डिटेंशन curtails individual liberty based on suspicion। ठीक है, तो सस्पिशन के केस में ही दे कैन बी अरेस्टेड, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ड्यू प्रोसेस से रिगार्डिंग ही तो कन्विक्शन विल बी डन। ठीक है, नेक्स्ट कस्टडी प्रोविजन है ना, क्या क्या देखते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2)। तो 22 में क्या लिखा गया है कि 22(1) में ये था, अगर किसी को भी अरेस्ट करते ना, तो ही मस्ट बी इन्फॉर्म कारण क्या अरेस्ट कर। या 22(2) में बोला गया है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो विद इन 24 आवर्स ही मस्ट बी प्लेस इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में क्या है, किसी को भी अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो ही मस्ट बी इन्फॉर्म। 22 सब क्लोज 2 में क्या है कि विद इन 24 आवर्स द अरेस्ट पर्सन मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये दो ही आर्टिकल जो है डज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। ठीक है, स्टेटेड इन आर्टिकल 22(3)। मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको सपोर्ट भी है, कहाँ सपोर्ट है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कस्टडी सपोर्ट भी है ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ कुछ लॉस है जो लिंक करते हैं डिटेंशन प्रोसेस से। तो फर्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अलाउज डिटेंशन टू प्रिवेंट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो कुछ कुछ लॉस है जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट दी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सेकेंड आपका है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 प्रिवेंट्स एक्टिविटीज थ्रेटनिंग इंडिया सोवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। थर्ड है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 यूज्ड जम्मू एंड कश्मीर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ लॉस है जो क्या कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ठीक है, क्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यूएपीए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, कुछ कुछ केसेस वगैरह केसेस है। इन दी अमीना बेगम ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट preventive detention is an exceptional measures and must be used and must not be used arbitrarily। मतलब आप लोग को ऐसे ऐसे यूज नहीं करना है ना, सोच समझ के जब चाहिए होगा उसके हिसाब से ही यूज करना है इस प्रोसेस को। ठीक है, इट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसेस को। ठीक है, मस्ट बी यूज्ड इन ए अवॉइड मैनर में आपको यूज करना है इसको। ठीक है, इन दी जसीरा साजी यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट डिटेनिंग मस्ट बी एंश्योर्ड ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज देयर डिटेंशन। ठीक है, तो और किसी को भी डिटेन किया जा रहा है, किसी को भी अगर डिटेन किया जा रहा है, दैट पर्सन मस्ट गेट फेयर अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज देयर डिटेंशन। ठीक है, उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी। ठीक है, तो इससे कुछ कुछ लिंकेज है दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आपका है इंडिया एआई रिवोल्यूशन। तो न्यूज देखते हैं क्या है। तो इंडिया इज अंडरगोइंग एन होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन दी एआई
लेड बाय प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज अंडर द इंडिया एआई मिशन। ठीक है, तो इंडिया का एआई मिशन जो है उसको बूस्ट करने के लिए उसको अप्रोच लिया गया। ठीक है, दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047, पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एआई पावर हाउस। देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो हाउस इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए ग्लोबल एआई पावर हाउस, तो strengthening AI infrastructure. The government is setting up in high-end computing centers with 18,693 graphics processing units, GPUs है ना, nearly 9 times, जो क्या है, जो nearly 9 times more है than DeepSeek of China and two-third of ChatGPT capacity। ठीक है, तो 18,693 GPU जो है हाई एंड कंप्यूटिंग सेंटर जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ हाई एंड कंप्यूटिंग सेंटर जो है वो ला रहे हैं। ठीक है, और इतना जीपीयूस ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, जो 9 times मोर है डीप सिक्स से, एंड टू थर्ड मोर है किससे, टू थर्ड है किसका, चैट जीपीटी। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट, एआई स्किलिंग। 5 national AI skilling centers will train youth from AI industries, aligning with Make for India, Make for the World Vision। ठीक है, तो मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अंदर में 5 नेशनल एआई स्किलिंग सेंटर्स बनाए गए। ठीक है, जो ट्रेन करेंगे AI youths को regarding AI industries। तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल एआई स्किलिंग पेनिट्रेशन। एज पर स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स, उनका ये मानना है कि इंडिया रैंक फर्स्ट है इन द ग्लोबल एआई स्किलिंग पेनिट्रेशन, है ना, इतना स्किलिंग पेनिट्रेशन कर रहा है इंडिया, उसमें इंडिया रैंक 1 है विथ 260% इंक्रीज, है ना, इन एआई स्किलिंग ग्रोथ सिंस 2016 एंड 14 टाइम्स राइज इन एआई स्किल वर्कफोर्स। ठीक है, तो वर्कफोर्स पे काम कर रहे हैं ना, एआई स्किलिंग पे काम कर रहे हैं कौन, इंडिया। और ये डाटा दिया गया कहाँ से, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब स्किलिंग वगैरह में, वर्कफोर्स बिल्डिंग वगैरह में काम कर रहे हैं इंडिया, इसलिए एआई इंडिया, इंडिया को क्या बोला गया है, इंडिया को बोला गया है इंडिया रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल एआई स्किलिंग पेनिट्रेशन बाय स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स। थर्ड है आपका इंडिजिनियस एआई मॉडल्स। तो भारत जन है ना, भारत जन, ये भारत जन वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव फॉर एआई ड्रिवन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव लाया गया है जिससे एआई की हेल्प से वी कैन सपोर्ट वॉइस सर्विसेज। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मशीन, है ना, तो पता होगा लास्ट ईयर हमारे पीएम मोदी मोदी सर ने भसनी ऐप के दौरान, है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीच को डिलीवर किया था। ठीक है, तो भसनी ऐप जो है ये क्या करता है, ये एक भाषा को डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह में करता है कन्वर्ट, एंड देन पीपल कैन यूज इट। ठीक है, तो इट्स एन एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये एक एआई पावर्ड है। ठीक है, कौन, भाषिनी। चित्रलेखा इज एन ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिप्शन टूल फॉर इंडिक लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लिया गया है रिगार्डिंग एआई स्ट्रेंथनिंग, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, चाहे एयर स्किलिंग हो जाए। ठीक है, तो सब में काम किया जा रहा है इन दी इंडिया। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स इन इंडिया एआई ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिमिटेड एआई हार्डवेयर कैपेबिलिटीज, है ना, इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन मेड जीपीयूज, है ना। अभी 18,000 जीपीयूज तो ला गया है, 18,000 जीपीयूज हो गया इंडिया ने, बट जो भी जीपीयूज है उसके लिए वी मस्ट वी मस्ट ब्रिंग हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर जो भी है वो हमको फॉरेन मेड हार्डवेयर पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ये आपका इशू है। Skilling changes. While India leads in AI skill generation, there is a shortage of highly specialized AI researchers, है ना, तो वर्कफोर्स तो है, उसको एआई के लिए काम करेंगे, बट हाईली स्किल रिसर्चर्स नहीं है, बहुत कम है। मोस्ट एआई प्रोफेशनल्स आर एंगेज्ड इन सर्विस बेस्ड रोल्स रेदर देन डीप टेक इनोवेशन। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड रोल्स में ही लिमिटेड है, बट डीप टेक इनोवेशंस में अभी तक वर्कफोर्स उतना एबिलिटीज नहीं है उनमें। ठीक है, automation could displace up to 60 million workforce in India's manufacturing served by 2030. Uneven AI adoption rate in Tier 2, Tier 3 cities is widening the digital divide। ठीक है, तो एआई विशेष एआई से क्या हो रहा है, एक तो जॉब लॉस हो रहा है बहुत लोगों का, ये होगा ही होगा, इन फ्यूचर में होने वाला ही है, प्लस जो डिजिटल डिवाइड है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एआई बेस्ड काम वो कहाँ पे हो रहा है ना, अर्बन एरिया में हो रहा है। ठीक है, तो टायर टू टायर थ्री सिटीज वगैरह में
कम हो रहा है, रूरल में तो और भी कम हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सबसे डिजिटल डिवाइड जो है वो बढ़ जाएगा, प्लस ऐसे जॉब लॉस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इशू क्या है कि हार्डवेयर इतना हार्डवेयर जो है वो फिर भी हमको जो जीपीयू से चाहिए होता है ना, तो वो फिर भी हमको फॉरेन से लाना पड़ेगा, है ना। अभी तक हमने सेल्फ बेस्ड हार्डवेयर नहीं बनाए एआई के लिए। प्लस स्किलिंग तो है, स्किल्स हमने पेनिट्रेट तो किया है, ठीक है, बट उनमें हाई स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं है ना, या डीप टेक इनोवेशंस के अभी तक उतने लायक नहीं हुए। सिर्फ सर्विस बेस्ड रोल तक ही वो लिमिटेड है, ठीक है। कुछ कुछ एथिकल कंसर्न्स है, तो रिस्क ऑफ बायस इन एआई मॉडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डाइवर्स डाटा सेट्स, है ना। तो डाटाबेस डाटाबेस जो है, ये डाटा से ही चल रहा है ना। एआई इज बेस्ड ऑन डाटा, तो डाटा लिमिटेड के कारण क्या होगा, जो है ना, जो एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन होंगे बेसिकली विल बी बायस्ड, ठीक है। तो नो डेडिकेटेड एआई लो टू रेगुलेट डाटा यूसेज, फेशियल रिकॉग्निशन एंड डीप फेक रिस्क, ठीक है। तो कुछ लो वगैरह नहीं है कि कैसे यूज करना है एआई को, कितना तक यूज करना है। उससे डीप फेक्स है ना, डीप फेक्स वगैरह बढ़ जाएंगे, ठीक है। डीप फेक्स आपने पता होगा ना कि कुछ कुछ आज आप लोग देखते होंगे वीडियोस वगैरह, जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, ठीक। लगता नहीं है वो कि फेक है, बट वो फेक वीडियोस है, वो क्रिएट किया गया है एआई की हेल्प से, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एआई हार्डवेयर डाटा सेंटर्स कंट्रीब्यूट 1% ऑफ ग्लोबल जीएजी इमिशंस, है ना, ग्रीन हाउस गैस। 1% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं, ठीक है, और बढ़ने वाला फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी एआई हार्डवेयर इतने भी डेवलप नहीं, फिर भी वो 1% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में तो और बढ़ने वाला है, तब क्या हो, इमिट मोर, उससे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या लगे हैं, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू एड्रेस एआई ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या लिए हैं जिससे एआई से जो भी इश्यूज है वो हम लोग फेस कर सके। तो स्ट्रेंथनिंग एआई हार्डवेयर, बूस्ट डोमेस्टिक एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैंने बोला था ना आपको, जो इश्यूज है वही उसका सॉल्यूशंस भी आप वहां से लिख सकते हो। तो पहले क्या था, लिमिटेड एआई हार्डवेयर कैपेबिलिटीज, तो हमने क्या लिया, स्ट्रेंथनिंग एआई हार्डवेयर, ठीक है। तो बूस्ट डोमेस्टिक एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग अंडर सेमिकॉन इंडियन प्रोग्राम, है ना। हमने एग्जांपल ले लिया ये, ठीक है। ऐसे ही है ना, कुछ दिक्कत है नहीं। इसमें क्या है, जो कंसर्न है उसी का ही आपको लेना है सोल्यूशन, प्लस कोई एग्जांपल आपको कोट करना है उसमें। अंडर क्या है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इंसेंटिवाइज फेबलेस चिप डिजाइन स्टार्टअप्स एंड एआई हार्डवेयर एंड आर&डी, ठीक है। तो बेसिकली जो इश्यूज है वही सोल्यूशन है। एआई वर्कफोर्स एक्सपांड फ्यूचर स्किल्स प्राइम, है ना, टू ट्रेन यंग इंडिविजुअल्स इन एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, reinforcing India's position in a digital content nation, ठीक है। तो वही है कि अभी लिमिटेड है वर्कफोर्स एआई के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग हाईली स्पेशलाइज्ड रिसर्च करने के लिए उसको बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, enact a dedicated AI and Quantum Act to regulate AI development and its environment impact, drawing inspiration from the EU AI Act and the US AI Environmental Impact Act, ठीक है। तो बेसिकली इशू है ना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है ना, 1% जीएचजी बढ़ गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो सके, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एआई जो हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल एआई डेवलपमेंट, डिजाइन एआई एल्गोरिथम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर that consume less energy and integrate AI into smart grids to optimize power use. तो पावर यूज भी कम करने के लिए हमको एक सस्टेनेबल एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक है डॉल्फिन सर्वे इन ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो ये हुआ क्या, रिसेंटली 20 रिवर्स इन 8 स्टेट्स ना, 8 स्टेट्स में 28 रिवर में एक डाटा लिया गया है, ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट कॉल प्रोजेक्ट डॉल्फिन, है ना। तो इसके जो लॉन्च किया गया, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स कितना है, कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग काम करने के लिए है ना। डॉल्फिन पॉपुलेशन जो है वो कम ना हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट लाया गया था 2020 में, ठीक है। तो हुआ क्या, इसका अंतर्गत 28 रिवर को एग्जामाइन किया गया है, ठीक है। उसमें गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, इंडस रिवर भी है, कि कितना कितना पॉपुलेशन है डॉल्फिन से,
ठीक है, कहाँ पे बच जाता है, कहाँ पे कम है बेसिकली। और देखिए हम लोग इन यूपी में कितना, यूपी में हाईएस्ट है, ठीक है, सीट वाइज अगर देखें हम लोग, यूपी में हाईएस्ट है, बिहार में है, असम में 635 है, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो, कोट कर सकते हो एग्जाम में, कई बार कई अगर दखल हो जाए तो असम में 635 डॉल्फिन एट प्रेजेंटली देखा गया है अंडर दिस प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिशियल ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो 20 रिवर्स में क्या किया गया है, 8 सीट्स के अंदर में जो आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डाटा है। आसाम में फोर्थ हाइस्ट है, जहाँ पे 635 डॉल्फिन पाए गए हैं ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। अब देखते हैं अबाउट डॉल्फिन कंजर्वेशन स्टेटस। तो गंगेरिक डॉल्फिन जो है ना, ये गेंगेस डॉल्फिन है, और ये आपका इंडस डॉल्फिन है, ठीक है। तो गेंगेस डॉल्फिन, जिसका नाम है प्लांटेनिस्टा गेंगेटिका, एंड इंडस डॉल्फिन, इसका नाम है प्लांटेनिस्टा माइनोर। और एंडेंजर्ड दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही आपका है एंडेंजर्ड, ठीक है, अंडर दी रेड डाटा लिस्ट, है ना। रेड डाटा बुक के अंदर में जो लिस्ट है उसके रिगार्डिंग ये दोनों ही डॉल्फिन, जो गेंगेटिक में भी है, जो इंडस में भी है, दोनों के दोनों ही एंडेंजर्ड। दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है। एंड ये जो सर्वे हुआ है, ये कवरिंग 8500 किलोमीटर है ना, 8500 प्लस किलोमीटर सर्विंग करने के बाद ही ये डाटा लाया गया, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये दोनों देखना है कि both the dolphins जो गंगा में है या फिर इंडस में है आर endangered, and they are listed under the schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसर्न्स फॉर असम टू एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या क्या न्यू रेगुलेशंस जारी किया गया है बाय यूरोपियन यूनियन रिगार्डिंग टी एक्सपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखते हैं क्या है न्यू रेगुलेशंस बाय द यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन यूनियन हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेगुलेशंस ऑन पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू इन टी, ठीक है। मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल एमआरएल, है ना, एमआरएल मतलब मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल फॉर थियामिथॉक्सैम एंड क्लोथियोनिडीन बी रिड्यूस्ड टू 0.05 ppm फ्रॉम मार्च 7, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली होता क्या है इन कल्टीवेशन ऑफ टी, है ना, कल्टीवेशन ऑफ टी के टाइम में क्या होता है, डिफरेंट पेस्ट अटैक होता है, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे एमआरएल लेवल एक आता है, ठीक है। तो रिसेंटली जो एमआरएल लेवल रेगुलेशंस चालू किए हैं बाय यूरोपियन यूनियन, उससे इशू ये हो सकता है कि बेसिकली जो भी हम हमारा टी का कल्टीवेशन है वहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, है ना। तो उससे जो लेवल माइट बी मोर, ठीक है। तो अगर लेवल ज्यादा है तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तो एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टी है वो वहाँ के लिए एक्सपोर्ट इनअप्रोप्रिएट बना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये लेवल रिसेंटली जारी किया है बाय यूरोपियन यूनियन, एमआरएल लेवल विल बी 0.05 ppm, ठीक है। तो देखते हैं उससे इम्पैक्ट क्या होगा अभी आसाम में। तो आसाम टी इंडस्ट्री रिलाइसेस ऑन दिस केमिकल्स फॉर पेस्ट कंट्रोल इन टी प्लांटेशन, ठीक है। दे आर नो वाइडली एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव फॉर रिप्लेसिंग दिस पेस्टिसाइड, ठीक है। तो अगर ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ टी प्रोडक्शन, तो टी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग एक्सपोर्ट जितना हमको करना है ईयरली, इट विल बी डिक्रीज, ठीक है। वो उतना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड होगा, पेस्टिसाइड से कल्टीवेशन कम हो जाएगा, और कल्टीवेशन कम हो गया तो अल्टीमेटली जितना हमको करना था, जितना हमको टारगेट होता है एक्सपोर्ट का, वो नहीं हो पाएगा। प्लस कल्टीवेशन, बहुत सारा टी प्लांट्स विल बी destroyed by the pests attack, ठीक है। नेक्स्ट द न्यू एमआरएल लिमिट्स कुछ could jeopardize Assam tea exports, ठीक है। तो वही इट विल इम्पैक्ट द असम टी एक्सपोर्ट, द न्यू एमआरएल लेवल, ठीक है। द टोकला रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जोरहाट में है हैज फाउंडेड सम अल्टरनेटिव केमिकल्स, दैट इज क्लोरोफिनेबर एंड टोल्फेन पायरेट, ठीक है। तो बस बट ये जो न्यू अल्टरनेटिव है, ये अभी तक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने उसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है। तो टोकला रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नया केमिकल फाउंड किया है, बट अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया है फ्रॉम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन लागू हो गया, रेगुलेशन लागू हो गया, लिमिट एमआरएल का लिमिट अगर
0.05 होगा तो इट विल इम्पैक्ट बेसिकली आवर टी इंडस्ट्री। ठीक है, असम का टी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट करेगा। एंड इंडिया एक्सपोर्ट 40, डाटा एक है, इंडिया एक्सपोर्ट 40 मिलियन ऑफ केजी ऑफ टी टू द यूरोपियन यूनियन, यूके, मोस्टली फ्रॉम असम। ठीक है, तो जितना भी 40 मिलियन केजी एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, उसमें से मैक्सिमम असम से ही होता है। ठीक है, तो न्यू रेगुलेशंस विल इम्पैक्ट असम टी इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ असम। तो कुछ कुछ अमेंडमेंट बिल लाए हैं, अमेंडमेंट बिल्स रिलेटेड टू 7 ऑटोनोमस काउंसिल, कुछ कुछ अमेंडमेंट बिल लाए हैं। तो बस आप लोग जान दो क्या क्या ऑटोनोमस काउंसिल है। मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, द बोडो कचहरी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, द थंगल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल, द देवरी ऑटोनोमस काउंसिल, द सोंगल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल, द राबा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड द तीवा ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, तो 7 ऑटोनोमस काउंसिल का अमेंडमेंट रिसेंटली किया गया है 2025 में। ठीक है, तो साथ क्या क्या कौन सा है ऑटोनोमस काउंसिल का अमेंडमेंट किया गया है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस आज का, वो है सी ग्रास कंजर्वेशन। तो सी ग्रास बेसिकली होता क्या है, जो बेसिकली सी बेड के आसपास है ना, जो लोअर लाइंग एरियाज जो होते हैं सी, है ना, तो उसके आसपास जो होते हैं सी ग्रासेस, वो आपका है सी ग्रास। ठीक है, तो न्यूज क्या देखते हैं, स्टडी इन नेचर रिपोर्ट दैट सी ग्रास आर डिक्लाइनिंग एट रेट ऑफ 1 to 2% एनुअली। तो 1 to 2% एनुअली कम हो रहे हैं, with nearly 5% of species endangered due to human activities, highlighting the need to protect 30% of seagrass by 2030 to preserve biodiversity। ठीक है, तो बेसिकली जो सीग्रास का जो कंजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग ये है टॉपिक। ठीक, क्योंकि सीग्रास जो है बेसिकली वो डिक्लाइन कर रहे हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज में काम आते हैं सीग्रास, वो क्या देखते हैं। ठीक है, so, what is seagrass? What are seagrasses? Seagrasses are submerged flowering marine aquatic plants that grow in shallow coastal waters such as bays and lagoons। ठीक है, तो बेस एंड lagoons जो है उसके आसपास वो ग्रो करते हैं। ठीक है, वो सी के अंदर अंदर में थोड़ा होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, सीग्रास बिलोंग टू ऑर्डर एली एलिस मेटेल्स। ठीक है, तो ये सब आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है कि सीग्रास अगर टॉपिक में आ गया तो सीग्रास किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एंड आर क्लासिफाइड इनटू 4 फैमिलीज विद अराउंड 60 स्पीसीज। तो 60 स्पीसीज क्लासिफाई करते हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ सब फैक्ट्स है जो आपकी प्रीवियस बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ सी ग्रास, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। सी ग्रास स्टोर्स अबाउट 11% ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड एब्जॉर्ब 83 मिलियन टन्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन एनुअली। ठीक है, तो सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन 35 टाइम्स फास्टर देन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर इसका एनुअली काउंट जो है वो कम हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उसमें उसका इंक्रीज में इम्पेक्ट करेगा। ठीक, तो इट एब्जॉर्ब अबाउट 83 मिलियन टन्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो इन केस ऑफ एनवायरमेंट, है ना। अगर कुछ एनवायरमेंट मेंस में आ जाए अगर प्रीलिम्स में आ जाए टॉपिक, तो वहाँ पे भी आप लोग इसको अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप इसे देख सकते हो किसी भी अगर एग्जाम में अगर अगर मेंस में आ जाए तो यू कैन यूज इन केस ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक आ गया रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो अगर उसमें आप लोग ये सब एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर प्लेस में आ जाए, है ना, प्लेस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि सी ग्रासेस बेसिकली क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग सी ग्रास। ठीक है, अब ऑप्शंस वगैरह है, सी ग्रासेस स्टोर्स या फिर सी ग्रासेस हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो वो ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एक मिस में भी हो सकता है या फिर मिस में आपका एग्जाम्पल में ये सब चीजें हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सपोज मैराइन स्पीशीज इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड सी काउ, है ना, तो डुगन्स बोलते हैं, डुगन्स एंड ग्रीन टर्टल्स एंड सस्टेन कमर्शियल इंपोर्टेंट स्पीशीज लाइक स्क्वेड्स एंड कटल फिश। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये सी ग्रास। कोस्टल प्रोडक्शन, they improve water clarity by trapping sediments, filter based land based pollutants and prevent coastal erosion by stabilizing the seabed with their root system। ठीक है, तो कोस्टल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेंट कोस्टल इरोशंस प्रिवेंट करता है ना, लैंड बेस्ड पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करता है। ठीक है, तो इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली है लाइवलीहुड एंड फिशरीज, तो सी ग्रास प्रोवाइड्स सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर जुवेनाइल फिशेस एंड शील्ड मेरीन organisms for strong current and
फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट एंड प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट साइट फॉर ब्रीडिंग, ठीक है, फॉर जुवेनाइल फिशेस। तो इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर ब्रीडिंग, और लाइवलीहुड के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। लाइवलीहुड ऑफ द मराइन, जो लोग रहते हैं आसपास के एरिया में, उनको भी हेल्प करता है ये सी ग्रास, ठीक है। अभी ये सब आपका सिग्निफिकेंस है ऑफ सी ग्रास, कि किस किस में काम आता है सी ग्रास, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक है सी ग्रासेस एरिया, कोस्टल प्रोटेक्शन करता है ना। फिर लाइवलीहुड एंड फिशरीज में भी काम आता है, ब्रीडिंग वगैरह, ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं फॉर जुवेनाइल फिशेस, ठीक है। तो अभी सीग्रा जो कम हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस क्या क्या। तो इंटीग्रेशन इनटू पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो सीग्रास कंजर्वेशन शुड बी incorporated into India's national biodiversity action plan, ensuring policy support, funding and sustainable management practices, ठीक है। तो ये जो सीग्रास कंजर्वेशन है उसको we must incorporate, we must collaborate it with the national biodiversity action plan, ताकि अ, अच्छे से फंडिंग मिले, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रोसेस कर सके हम लोग, ताकि सीग्रास जो कम हो रहे हैं उसका काउंट एक लेवल में मेंटेन रहे, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ marine protected areas, MPS. MPS should be expanded beyond 2.5% of India's EEZ to protect and restore seagrass ecosystem, है ना। तो पता ही होगा आपको EEZ क्या है ना। तो MPS जो है एक्सपांड करना चाहिए, ठीक है। उससे वी कैन फर्दर मोर appropriately protect and restore this seagrass ecosystem, है ना। तो seagrass जो कम हो रहे हैं we can further more protect it, ठीक है। अगर हमारा जो MP एक्सपांड कर सके MPA को। नेक्स्ट, recognition in climate category. Seagrass should be recognized in India Blue Carbon Initiative to support climate commitment and carbon neutrality goals, ठीक है। तो सीग्रास कंजर्वेशन के लिए और भी काम करना चाहिए, ताकि वी कैन सपोर्ट इन केस ऑफ वी कैन, हमको पता क्या है कि सीग्रास हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो जितना वी कैन रिकॉग्नाइज इट, वी कैन यूज अप्रोप्रिएट नॉलेजेस टू कंजर्व इट, तो ये हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोग्राम में गोल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। एज सपोर्ट कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट किए ना पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह में, तो वो सब में ये हेल्प कर सकेगा, ठीक। बिकॉज इट हैज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। इट कैन ट्रैप कार्बन। अभी कुछ एफर्ट्स क्या क्या किया है इंडिया, देखते हैं तो इंडिया से इनिशिएटिव क्या क्या है। 2011 से 20 तक 14 एकर्स ऑफ सीग्रास रिस्टोर्ड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में हमने क्या किया, 14 acres of areas of seagrass को स्टोर किया, ठीक है। कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स यूजिंग बेम्बू फ्रेम्स एंड कोकोनट रोप्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन पार्क बे, ठीक है। तो ये अपने इनिशिएटिव से कहाँ पे, इन इंडिया। ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या है, तो 23.9% ऑफ सीग्रास एरियाज फॉर अंडर एमपीएस, सक्सेसफुल रिस्टोरेशन इन वर्जीनिया यूएसए, ठीक है। तो 1700 हेक्टर जो है उसको रिस्टोर किया गया है इन वर्जीनिया यूएसए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ सॉल्यूशंस है जो करना चाहिए, और कुछ एफर्ट्स है जिससे रिजल्ट्स निकले हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आपका एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें में हेल्प कर सकेगा, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग सी ग्रासेस, ठीक है, तो वो भी उसमें भी आप लोग ये सब कोड कर सकोगे, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।